गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट सेकंड चैप्टर 6 हम लेंगे। नॉर्म्स का हमारा चैप्टर है। फोर्थ में हमने रिलायबिलिटी पढ़ा था, फिफ्थ चैप्टर में हमने वैलिडिटी पढ़ा था एंड सिक्स्थ चैप्टर हमारा है नॉर्म्स यानी मानक का अर्थ और मानक के प्रकार। तो बच्चों, जब भी हम परीक्षण की बात करते हैं तो हम परीक्षण के बारे में ये कहते हैं कि परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है। तो परीक्षण मानकीकरण से हमारा आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें विषय वस्तु, विधि एवं निष्कर्ष सभी समरूप से निश्चित हों तथा जिसके लिए किन्हीं निश्चित मानकों को निर्धारित किया जाता हो। यानी एक मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके मानक ज्ञात हों, जिसके प्रशासन एवं फलांकन की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो तथा फलांकन को या स्कोरिंग को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। तो परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए कुछ निश्चित विधियों तथा निष्कर्षों के विवेचन करने के लिए मानकों को निर्धारित किया जाता है। तो परीक्षण मानकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें मानकों को निर्धारित किया जाता है और किसी भी प्रकार के मानसिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मूल प्राप्तांकों को प्राप्त करने के बाद, मूल प्राप्तांक जो हमारे रॉ स्कोर्स हैं, यानी हमने जो परीक्षण किसी व्यक्ति पर किया और जब उसके स्कोर्स ज्ञात किए तो वो जो स्कोर्स हैं, वो जो प्राप्तांक है, वो मूल प्राप्तांक या रॉ स्कोर्स कहलाते हैं। तो मूल प्राप्तांकों को प्राप्त करने के बाद परीक्षण निर्माता के सामने ये समस्या आती है कि परीक्षण पर प्राप्त मूल प्राप्तांकों से उनका क्या आशय है तथा उनको किस प्रकार से उनकी विवेचना की जाए। तो जो मानसिक मापन है वो सापेक्षिक प्रकार का होता है, रिलेटिव होता है, जहाँ पर मूल प्राप्तांकों का अपना कोई अर्थ, कोई महत्व या अस्तित्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए संस्कृत की परीक्षा में मदन एक व्यक्ति है, मदन ने 20 समस्याएं हल की। अंग्रेजी परीक्षण में ओम ने 30 पदों को शुद्ध रूप से हल किया। संगीत परीक्षण की समस्त समस्याओं को राकेश ने 50 मिनट में हल कर लिया, अथवा अशोक ने किसी बुद्धि परीक्षण पर 40 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ हमने देखा कि इन मूल प्राप्तांकों का अपने आप में कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि इसके बाह्य स्तर पर भी हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। अशोक ने बुद्धि परीक्षण से 40 अंक प्राप्त किए हैं, या हमें ये नहीं पता कि ये 40 अंक 40 में से प्राप्त किए हैं या 100 में से प्राप्त किए हैं या 125 में से या किन्हीं अन्य अंकों में से। यदि हम यह भी कहें कि उसने 80 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं तो 50% से भी हमारा कुछ मतलब नहीं निकलता। इसीलिए यहाँ पर इनका कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता जब तक कि हमारे पास तुलना करने को कोई निश्चित प्रतिमान या स्टैंडर्ड ना हो। इसके अलावा एक ही व्यक्ति की 2 परफॉर्मेंसेस में तुलना करने के लिए भी निश्चित प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। 2 परफॉर्मेंस, जैसे अतुल एक व्यक्ति है, अतुल को हिंदी परीक्षण में 44 अंक तथा गणित परीक्षण में 18 अंक प्राप्त हुए। तो इस स्थिति में एक साधारण व्यक्ति उसे हिंदी में अधिक अच्छा समझेगा क्योंकि उसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसने, जबकि मानसिक मापन में अंकों का स्वयं में कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ अंकों का महत्व जो है उसके मानकों पर आधारित होता है, उसके नॉर्म्स पर आधारित होता है। अतुल को मान लीजिए हिंदी में 44 अंक प्राप्त हुए, जबकि इस विषय पर कक्षा के छात्रों का जो औसत है, जो एवरेज है, वो 50 है तथा गणित में 18 अंक मिले, जबकि इसमें औसत है 12 अंक।
तो मापन की इस वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार उसके गणित में अच्छे अंक हैं, यानी उसने गणित में अच्छा स्कोर किया है। तो मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मापन में प्राप्तांकों का अर्थ समझने एवं उनकी विवेचना करने के लिए कुछ व्यापक, एकरूप, वस्तुनिष्ठ एवं स्थायी प्रतिमानों की या स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता होती है तथा ये प्रतिमान मानक के रूप में, नॉर्म्स के रूप में स्थापित किए जाते हैं। यानी परीक्षण प्राप्तांकों की जो विवेचना है वो मानकों के रूप में की जा सकती है। तो परीक्षण निष्कर्षों का विवेचन करने के लिए मानक निश्चित रूप से मानकीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है और मानकों के अभाव में परीक्षण प्राप्तांकों को विवेचित नहीं किया जा सकता है। तो हम जो है ना ये कहना चाहते हैं कि किसी भी परीक्षण पर मानक वह प्राप्तांक है जो किसी विशेष समूह द्वारा प्राप्त किया गया हो। अर्थात मानक से तात्पर्य कार्य के उस नमूने से है जिसे समस्त समूह के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो। तो मानक किसी विशिष्ट समूह के व्यक्तियों के वास्तविक मानक का औसत प्राप्तांक होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मानक के आधार पर किसी भी परीक्षण के द्वारा समूह के दो व्यक्तियों की तुलना की जा सकती है तथा किसी समूह में अमुक व्यक्ति की क्या स्थिति है इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर विचारणीय है वो ये है कि जो मानक और प्रतिमान की हम बात कर रहे हैं तो मानक और प्रतिमान दोनों में अंतर है। मानक किसी विशिष्ट समूह के वास्तविक परफॉर्मेंस का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? किसी विशिष्ट समूह की वास्तविक निष्पादन का वर्णन करते हैं। वहीं प्रतिमान, स्टैंडर्ड, निष्पादन के वांछित स्तर को ही व्यक्त करते हैं। यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका स्तर क्या होना चाहिए इसको तो स्टैंडर्ड जो है ना उसकी व्याख्या करता है या वर्णन करता है, और मानक किसी समूह की वास्तविक परफॉर्मेंस का वर्णन करते हैं। अर्थात मानक किसी विशिष्ट समूह के व्यक्तियों के वास्तविक मानक का औसत प्राप्तांक है। जैसे 12 वर्ष के लड़के या चौथी कक्षा के बच्चे, जबकि प्रतिमान हम ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष के बच्चे या चौथी कक्षा के बच्चे जी प्रतिमान एक वांछित उद्देश्य रखता है जो प्राप्त मानक से कम या अधिक भी हो सकता है तथा यह केवल बेहतर स्थितियों में ही पाया जाता है। तो सामान्य रूप से जो मूल प्राप्तांक हैं, रॉ स्कोर्स हैं, वो तभी अर्थपूर्ण हैं जब वे किसी विशेष समूह से संबंधित हों। कोई भी प्राप्तांक एब्सोल्यूट रूप से, निरपेक्ष रूप से कभी उच्च, निम्न, श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ नहीं होता। व्यक्ति के प्राप्तांक को समूह में संबोधित करने की दो सामान्य विधियां हैं। पहली विधि के अंतर्गत उसके प्राप्तांकों की समूह की क्रमोत्तर श्रृंखला से तुलना की जाती है और ये देखा जाता है कि वह किस श्रृंखला से तुलित होता है या उसकी तुलना होती है। और श्रृंखला में बहुधा किसी या प्रत्येक समूह किसी विद्यालय श्रेणी या वास्तविक आयु के लोगों को प्रदर्शित करता है। और दूसरी विधि में व्यक्ति को समूह के प्रतिशत में या समूह के मानक विचलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों नॉर्म्स जो हैं, नॉर्म्स से जो हमारा आशय है कि मानक
जो हैं कार्य के ऐसे नमूने हैं जिसे समस्त समूह के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो।